नमस्ते मित्रों, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के दूसरे व्याख्यान में हम आज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के उपयोग की चर्चा करने जा रहे हैं कि हम इसका उपयोग किस तरह से करेंगे। कार्बनिक यौगिकों की संरचना के निर्धारण के लिए मुख्यतः दो प्रकार की एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है। प्रथम 1H एनएमआर अथवा पीएमआर तथा द्वितीय C13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम यहाँ 1H एनएमआर अथवा पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करेंगे। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग 1946 में E.M. पर्सेल तथा फेलिक्स ब्लॉच ने प्रारंभ किया। तब से लेकर इसका विकास इतनी तीव्र गति से हुआ है कि आज यह सभी अन्य स्पेक्ट्रोस्कोपी से अधिक उपयोगी है। एनएमआर स्पेक्ट्रा को 3 कारकों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, स्पेक्ट्रल लाइन या संकेत की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। नंबर 2, स्पेक्ट्रल लाइन या संकेत की तीव्रता, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। थर्ड, स्पेक्ट्रल लाइन या संकेत की आकृति, शेप और एरिया ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। उपरोक्त सभी गुण तंत्र के आणविक पैरामीटर्स, मॉलिक्यूलर पैरामीटर्स पर निर्भर करते हैं। एनएमआर के संदर्भ में ये पैरामीटर निम्न है। फर्स्ट, नाभिक का परिरक्षण स्थिरांक, शील्डिंग कांस्टेंट ऑफ न्यूक्लियाई। सेकंड, नाभिक का युग्मन स्थिरांक, कपलिंग कांस्टेंट ऑफ न्यूक्लियाई। थर्ड, ऊर्जा स्तर का जीवन समय, लाइफ टाइम ऑफ एनर्जी लेवल। नाभिकीय चक्रण एवं चुंबकीय आघूर्ण, न्यूक्लियर स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंट। परमाणुओं के नाभिक प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन के समान प्रोटॉन व न्यूट्रॉन भी अपनी अक्ष पर चक्रण का गुण रखते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार प्रत्येक के लिए कोणीय संवेग का मान ½ h/2π होता है। सभी नाभिकीय कणों के परिणामी कोणीय संवेग को नाभिकीय चक्रण, न्यूक्लियर स्पिन कहते हैं। इसे निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। नाभिकीय चक्रण इज इक्वल टू h/2π इंटू _i/i+1। यहाँ i इज इक्वल टू नाभिक की चक्रण क्वांटम संख्या है। इसका मान 0, ½ 1 आदि होता है। नाभिकीय चक्रण के लिए निम्न 3 मुख्य सिद्धांत है। वे नाभिक जिनमें n व p दोनों विषम संख्या में हों लेकिन इनका योग सम संख्या हो, तब i का मान पूर्णांक दैट इज 1, 2, 3 आदि होता है। वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग विषम संख्या होता है, उनके लिए i का मान हाफ इंटीजर होता है, दैट इज 1/2, 3/2, 5/2 आदि। थर्ड, वे नाभिक जिनमें n व प्रोटॉन दोनों की संख्या सम होती हैं, इनके लिए i का मान 0 होता है। प्रोटॉन नाभिक के जो चुंबकीय आघूर्ण उनको दर्शाती हुई टेबल इस प्रकार है। प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या और उदाहरण। प्रोटॉन की संख्या विषम, न्यूट्रॉन की संख्या विषम, दोनों का योग सम होगा। और इसके एग्जाम्पल जो है वो है 2H1 दैट इज ड्यूटेरियम, 14N7 अर्थात सामान्य नाइट्रोजन। ये एनएमआर में एक्टिव नहीं है। सम प्रोटॉन्स की संख्या सम और न्यूट्रॉन की संख्या विषम होने पर इनका चक्रण क्वांटम संख्या हाफ इंटीजर होगा। और इसके लिए इसका जो उदाहरण है 13C6 कार्बन का 13C13 आइसोमर है और यह एनएमआर एक्टिव है। प्रोटॉन की संख्या विषम और न्यूट्रॉन की संख्या सम होने पर भी चक्रण क्वांटम संख्या हाफ इंटीजर होगी, अर्थात हाफ और 3/2 सो ऑन। और इसके जो एग्जाम्पल है वो है 1H1 दैट इज प्रोटॉन, 19F9 क्लोरीन, 19 फॉस्फोरस 31 और ब्रोमीन 79। ये सभी एनएमआर में एक्टिव हैं। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या सम होने पर दोनों का योग सम हुआ और चक्रण क्वांटम संख्या इन सब के लिए 0 होगी और ये एनएमआर एक्टिव नहीं होंगे। इनके एग्जाम्पल है कार्बन 12
ऑक्सीजन 16, सल्फर 32 और इस तरह के अन्य परमाणु। वे नाभिक जिनके लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान 0 होता है, अर्थात नाभिक में शुद्ध चक्रण का मान 0 होता है या अवशोषण संकेत NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं आते हैं। वे नाभिक जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या का मान भिन्न में होता है, NMR में अवशोषण शिखर प्रदर्शित करते हैं। इनके उदाहरण इस प्रकार से हैं। इन नाभिकों में चुंबकीय आघूर्ण होता है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कुल योग सम संख्या में होने पर ये एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, अतः NMR में संकेत प्राप्त नहीं होते हैं। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। चुंबकीय आघूर्ण युक्त नाभिक एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। जब प्रोटॉन को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह रेडियो आवृत्ति क्षेत्र RF रीजन में निश्चित आवृत्ति पर अन्योन्य क्रिया करता है। फलस्वरूप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष यह दो प्रकार के अभिविन्यास प्राप्त कर लेता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरक्षण, अलाइनमेंट विद द फील्ड, एंड सेकंड बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विरुद्ध संरेखण, अलाइनमेंट अगेंस्ट द फील्ड। हम इसको डायग्रामेटिकली इस तरह से शो कर सकते हैं। एक जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ जिसका संरेखण है, उस प्रोटॉन की ऊर्जा E1 है और उसका विरुद्ध संरेखण होने पर इसका ऊर्जा स्तर E2 हो जाता है। और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने पर यह फ्लिपिंग प्रोटॉन का चक्रण परिवर्तित होकर विपरीत होकर फ्लिपिंग कहलाता है। इस हेतु प्रयुक्त ऊर्जा का मान del E = h से दे सकते हैं। यदि प्रोटॉन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखण अलाइनमेंट में है तो यह ऊर्जा del E का अवशोषण कर निम्न ऊर्जा स्तर E1 से उच्च ऊर्जा स्तर E2 में जा सकता है। उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचने पर यह ऊर्जा का सर्जन कर निम्न ऊर्जा स्तर में लौट सकता है। एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में प्रोटॉन का स्थानांतरण इसके चक्रण की दिशा में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, अतः इसे फ्लिपिंग कहते हैं। इस हेतु ऊर्जा का मान del E = h nu रेडियो आवृत्ति की ऊर्जा के समान होता है, अर्थात इस फ्लिपिंग हेतु हमें रेडियो आवृत्ति क्षेत्र के विद्युत चुंबकीय विकिरणों की आवश्यकता है। दो ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा का अंतर प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। del E is given is equal to mu into beta n into h0/I। यहाँ mu नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण है। यह प्रत्येक नाभिक समस्थानिक का चारित्रिक विशेषता है। बीटा n स्थिरांक है जो कि नाभिकीय मैग्नेट्रॉन कहलाता है। H0 प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्र है। I नाभिकीय की चक्रण क्वांटम संख्या है। हम यहाँ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा की गणना करेंगे। del E is given by h nu, इसलिए h nu is equal to mu into beta n h0/I और mu is equal to mu into beta n h0/h into I। लगभग 10⁴ गॉस चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य हेतु आवृत्ति की गणना इस प्रकार से है। mu is equal to mu का मान 2.79 into 5.05, बीटा n 10⁻⁻24, h0 की वैल्यू 10⁴, प्लैंक स्थिरांक h की वैल्यू 6.6 into 10⁻27 into I is that is हाफ। और इसकी गणना करने पर हमें जो आवृत्ति प्राप्त होती है वह है 4 × 10⁷ हर्ट्ज अर्थात 40 मेगाहर्ट्ज। यह आवृत्ति क्षेत्र रेडियो तरंगों का क्षेत्र है। हाइड्रोजन नाभिक 1H1 में केवल एक प्रोटॉन होता है। इसकी चक्रण क्वांटम संख्या के दो मान -½ है +½ है, जो कि नाभिक के चक्रण की दिशा पर निर्भर करते हैं। निम्न ऊर्जा स्तर के लिए E1 = ½
म्यू H0 तथा उच्च ऊर्जा स्तर के लिए E2 इज इक्वल टू माइनस हाफ म्यू H0 होता है। अतः ऊर्जा का अंतर डेल E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 इज इक्वल टू प्लस म्यू H0 माइनस कोष्टक में माइनस हाफ म्यू H0 इज इक्वल टू म्यू H0 होगा। अतः आवृत्ति H न्यू इज इक्वल टू म्यू H0 के अनुसार न्यू इज इक्वल टू म्यू H0 अपन H के द्वारा दर्शाई जाएगी। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन। चुंबकीय आघूर्ण युक्त नाभिक अपनी अक्ष पर घूर्णन करने पर एक सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में यह नाभिक अपनी अक्ष पर उसी प्रकार घूर्णन करता है जिस प्रकार गुरुत्व बल के प्रभाव से एक घूर्णाक्ष स्थापी जाइरोस्कोप अथवा लट्टू या चक्री अपनी अक्ष पर घूर्णन करते हैं। इस डायग्राम में देखिए आप, एक नाभिक अपनी अक्ष पर घूर्णन कर रहा है और यह जो गुरुत्वीय अक्ष है उसके थोड़ा सा झुकी हुई है। इसमें नाभिक के चक्रण के साथ नाभिक की चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण का घूर्णन एक जाइरोस्कोप की भांति हो रहा है। चिर सम्मत यांत्रिकी क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार घूर्णन करती हुई वस्तु यहाँ नाभिक का कोणीय संवेग एंगुलर वेलोसिटी प्रयुक्त क्षेत्र अप्लाइड फील्ड के समानुपाती तथा चक्रण युक्त पिंड स्पिनिंग बॉडी यहाँ नाभिक के कोणीय संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोणीय संवेग को I इंटू H/2π से दर्शाया जाता है। अतः घूर्णन कोणीय आवृत्ति ओमेगा 0 इज इक्वल टू 2π न्यू बी बीटा अपॉन I इंटू H H0 इज इक्वल टू गामा H0। घूर्णन आवृत्ति प्रेसिजनल फ्रिक्वेंसी न्यू 0 जिसे लार्मोर आवृत्ति भी कहते हैं तथा घूर्णन कोणीय आवृत्ति ओमेगा 0 में निम्न संबंध होता है। न्यू 0 इज इक्वल टू ओमेगा 0 अपॉन 2π इज इक्वल टू गामा H0 अपॉन 2π। यदि न्यू इज इक्वल टू न्यू 0 हो तो न्यू इज इक्वल टू गामा H0 अपॉन 2π होगा। अतः उक्त समीकरण अवशोषित विकिरण की आवृत्ति तथा चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य H0 के मध्य संबंध दर्शाता है। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रम। कार्बनिक यौगिका एनएमआर स्पेक्ट्रम के अवलोकन से हमें निम्न तथ्यों की जानकारी मिलती है। एनएमआर संकेत की संख्या अणु में उपस्थित प्रोटॉनों के प्रकार को बताती है कि कितने प्रकार के प्रोटॉन एनएमआर में अणु में उपस्थित हैं। एनएमआर संकेत की स्थिति विशिष्ट प्रकार जिनका यह संकेत है कि प्रोटॉनों का इलेक्ट्रॉनिक वातावरण अर्थात जिस कार्बन परमाणु पर यह प्रोटॉन जुड़ा हुआ है उस पर जुड़े अन्य नाभिक फॉर एग्जांपल हैलोजन, ऑक्सीजन, प्राथमिक द्वितीयक कार्बन, एरोमेटिक यौगिक आदि को दर्शाता है। नंबर 3, एनएमआर संकेत का आकार या साइज अथवा उसके द्वारा आच्छादित पीक का क्षेत्रफल विशिष्ट प्रकार के प्रोटॉनों की संख्या को इंगित करता है। नंबर 4, एनएमआर संकेत का विपाटन निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। यदि समीपवर्ती कार्बन पर n समतुल्य प्रोटॉन है तो संकेत के शिखर का विपाटन n+1 शिखर में हो जाता है। ऐसा प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन के कारण होता है। यदि समीपवर्ती कार्बन पर असमतुल्य प्रोटॉन n तथा m हो तो शिखर का विपाटन n+1 इंटू m+1 में हो जाता है। यहाँ n तथा m दो निकटवर्ती परमाणुओं पर प्रोटॉनों के दो निम्न समुच्चय हैं। एनएमआर संकेत की व्याख्या। एनएमआर संकेत की संख्या अणु में उपस्थित प्रोटॉनों के प्रकार की संख्या के समान होती है। फॉर एग्जांपल इथेन CH3 6 प्रोटॉन इथेन के अणु में है और सभी समतुल्य है, अतः एनएमआर में केवल एक संकेत हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार बेंजीन के अणु में 6 प्रोटॉन है और 6 प्रोटॉन समतुल्य हैं, अतः इस
के NMR में भी हमें एक संकेत प्राप्त होगा। साइक्लोब्यूटेन भी इसी तरह का अणु है जिसमें 8 प्रोटॉन है और 8 प्रोटॉन समतुल्य हैं, अतः हमें एक संकेत प्राप्त होगा। इसमें भी एसीटोन में 6 प्रोटॉन है और 6 प्रोटॉन समान है और इसलिए ये भी एक संकेत देगा। डाइएथिल ईथर भी इसी प्रकार का अणु है जिसमें हमें 6 प्रोटॉनों का एक ही संकेत प्राप्त होता है। इस हेतु इन सभी यौगिकों का NMR स्पेक्ट्रम हमें इस प्रकार मिलेगा। संकेत की ये डायग्राम है जिसमें NMR संकेत एक पीक आ रही है, कोई विपाटन नहीं है। हमें संकेत की स्थिति तथा उसके द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल अवश्य अलग अलग होंगे क्योंकि सभी प्रोटॉनों का वातावरण समान है। इलेक्ट्रॉनिक वातावरण, बंध लंबाई, बंध कोण आदि, अतः इन्हें समतुल्य प्रोटॉन कहा जाता है। एक से अधिक प्रकार के वातावरण वाले प्रोटॉनों को असमतुल्य कहा जाता है। इनसे प्राप्त NMR संकेतों की स्थिति अलग अलग होती है, अर्थात हमें एक से अधिक संकेत प्राप्त होते हैं। ये नीचे एक टेबल दी गई है जिसमें अणु, उसमें उपस्थित प्रोटॉनों के प्रकार और NMR स्पेक्ट्रम में प्राप्त संकेतों की संख्या दर्शाई गई है। प्रोपेन में 2 प्रकार के परमाणु हैं, 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं। इनकी संख्या, ए प्रकार के प्रोटॉनों की संख्या 6 और बी प्रकार के प्रोटॉनों की संख्या 2 है। इसमें 2 संकेत मिलेंगे और उनका जो आच्छादित क्षेत्रफल है उनका रेशियो भी 6:2 के रेशियो में होगा। एथिल क्लोराइड में 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं, इसलिए हमें 2 संकेत प्राप्त होंगे। आइसोप्रोपिल क्लोराइड में भी 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं, इसलिए ये 2 संकेत देंगे। इनका रेशियो 6:1 होगा। आइसोब्यूटेन के केस में 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं, 6 एक प्रकार के और 2 दूसरे प्रकार के, इसलिए हमें 2 पीक मिलेगी, 2 संकेत मिलेंगे। पैराक्साइलिन के केस में 6 प्रोटॉन एक से हैं, दूसरे 4 प्रोटॉन दूसरे तरह के हैं जो कि एरोमेटिक प्रोटॉन कहलाते हैं, इसलिए हमें 2 संकेत प्राप्त होंगे। नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड जो है उसमें 3 प्रकार के प्रोटॉन हैं, इसलिए हमें 3 पीक प्राप्त होंगे जिनका रेशियो 3:2 होगा। 2-ब्रोमोप्रोपिन के लिए हमें 3 प्रकार के प्रोटॉन हैं और हमें 3 संकेत प्राप्त होंगे जिनका रेशियो जो है वो 3:1 होगा। इसी तरह से इथेनॉल में 3 प्रकार के प्रोटॉन हैं जिनकी संख्या 3:2:1 है, इसलिए इसमें भी 3 संकेत प्राप्त होंगे जिनका रेशियो 3:2:1 होगा। प्रोपेन में उपस्थित 6 प्रोटॉन समतुल्य हैं अथवा नहीं, यह जानने के लिए हम एक प्रोटॉन को किसी अन्य परमाणु, फॉर एग्जांपल क्लोरीन से प्रतिस्थापित कर देते हैं। यदि हमें एक ही प्रकार का मोनो प्रतिस्थापित उत्पाद मिले अर्थात उस अणु का कोई अन्य समावयी न हो तो हम उन सभी प्रोटॉनों को समतुल्य प्रोटॉन कहते हैं। इथेन को रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन से तो हमें क्लोरोइथेन मिलेगा और इसका केवल एक ही आइसोमर बनता है, इसलिए ये सारे प्रोटॉन 6 में से कोई सा भी एक प्रोटॉन क्लोरीन द्वारा विस्थापित होकर हमें केवल एक प्रकार का क्लोरोइथेन देता है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप केवल एक उत्पाद बनता है, अतः यहाँ प्रोपेन के सभी 6 प्रोटॉन समतुल्य हैं। इसके विपरीत यदि अलग समावयी अणु प्राप्त हों तो वे प्रोटॉन जिनके प्रतिस्थापन से निम्न समावयी प्राप्त हुए हैं असमतुल्य प्रोटॉन होंगे। इस रिएक्शन को देखें हम, क्लोरोइथेन की रिएक्शन हम जेड से करवा रहे हैं तो हमें एक आइसोमर मिल रहा है ZH2CCH2Cl और दूसरा आइसोमर मिल रहा है H3CCHClZ। इसमें ए प्रकार के प्रोटॉनों का विस्थापन से हमें X आइसोमर मिल रहा है और बी प्रकार के प्रोटॉनों के विस्थापन से हमें Y आइसोमर मिल रहा है। तो इस प्रकार से 2 अलग अलग आइसोमर मिल रहे हैं, इसलिए ए और बी अलग अलग प्रकार के या असमतुल्य प्रोटॉन हैं। यथा यहाँ 3 मेथिल प्रोटॉन आपस में समतुल्य हैं और 2 मिथिलीन प्रोटॉन आपस में समतुल्य हैं। इस प्रकार ये प्रोटॉन रासायनिक रूप से समतुल्य हैं, इन्हें हम होमोट्रोपिक प्रोटॉन भी कहते हैं।
यदि यौगिक के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन Z समूह से कराने पर प्रतिबिंब रूपों का युग्म एनेंशियोमर पेयर बन रहे हों तो ऐसे प्रोटॉनों को एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन या प्रतिबिंब रूपी प्रोटॉन कहा जाता है। ब्रोमोइथेन में ये जो 2 प्रोटॉन हैं जो ब्रोमीन से जुड़े हुए कार्बन पर हैं, ये दोनों प्रतिबिंब रूपी प्रोटॉन है, क्योंकि इनमें से एक को प्रतिस्थापित करें तो हमें एक मॉलिक्यूल मिलता है और दूसरे को प्रतिस्थापित करने पर जो दूसरा मॉलिक्यूल मिलता है वो पहले वाले मॉलिक्यूल का प्रतिबिंब रूप है। इसलिए दोनों प्रोटॉन जो हैं ये प्रतिबिंब रूपी प्रोटॉन या एनिसोट्रोपिक प्रोटॉन कहलाते हैं। इस प्रकार के प्रोटॉन एक ही NMR संकेत देते हैं, अर्थात एनिसोट्रोपिक प्रोटॉन में भिन्नता NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं करती है। इसके विपरीत विब्रिम समावेशी डायस्टोट्रोपिक प्रोटॉन रासायनिक रूप से समतुल्य नहीं होते हैं, अतः इनके NMR संकेत अलग अलग प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल वाइनिल क्लोराइड में ये जो 2 हाइड्रोजन हैं, 2 प्रोटॉन हैं B और C, ये Cl के C समकक्ष है और B Cl के विपक्ष है। इन दोनों के हमें NMR में अलग अलग सिग्नल मिलते हैं। यदि हम इसको विस्तार से देखें तो B और C प्रोटॉन को हम Z से विस्थापित करें तो पहला मॉलिक्यूल हमें जो मिलता है वो दूसरे मॉलिक्यूल का विब्रिम समावेशी उत्पाद है। अतः हमें वाइनिल क्लोराइड के NMR स्पेक्ट्रम में 3 NMR सिग्नल प्राप्त होते हैं। थैंक यू।